सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। साइंस ने बेपनाह तरक्की की, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कई सदियों पहले मुसलमान साइंसदानों ने साइंस को वो कुछ दिया जो शायद नए दौर के साइंसदान भी ना दे सकें। आज मैं मौजूद हूँ नेशनल ज्योग्राफिक म्यूजियम के 1001 इन्वेंशंस के सेक्शन में, जहाँ पर मुसलमान साइंसदानों की इजादात को रखा गया है। आइए इस म्यूजियम की सैर। म्यूजियम के सेक्शन के डायरेक्टर मिस्टर रिचर्ड मैकवाल्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मिस्टर रिचर्ड, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. How are you? I have one question in my mind, that in National Geographic Museum, why you decided to have a section for Muslim scientists? What was the reason behind that? Well, the idea, this is a traveling exhibition and that it came across. जैसा कि ये एक सफरी नुमाइश है, इस नुमाइश का ख्याल हमें इसलिए आया कि इस बारे में ना ही ज्यादा बात की जाती है और ना ही लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूमात हैं। It really isn't well known and well told. We're talking about the period called the Dark Ages. तारीख का वो दौर जिसे डार्क एजेस कहा जाता है, लोग समझते हैं कि इस दौर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हकीकत में मुस्लिम दुनिया में वो दौर तहकीक और ईजाद के लिहाज से एक सुनहरी दौर था। तो हमें ख्याल आया कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। To bring that story to the public. Why this golden era, as you said, which people think was the dark era, that nothing was happening, why it has disappeared, or kind of people have forgotten about this thing? The Dark Ages, I guess, had a lot of appeal because of all the battles and the gore and all that kind of stuff. डार्क एजेस यानी तारीकी का जमाना लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस है, क्योंकि इस जमाने में बहुत सी खूनरेज जंगें हुई। लोगों की तवज्जो यूरोप पर रही, लेकिन इस दौर में मुसलमान दुनिया में भी बहुत सी इजादात हुई। I guess the focus was more on Europe. I want to know how many scientists you have selected for this section. There are a number, and really, I don't know what the total number is. हमने बहुत से साइंसदानों का इंतखाब किया है। मुझे तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त मुस्लिम दुनिया स्पेन से लेकर चीन तक फैली हुई थी और हम 1000 साल तवील दौर की बात कर रहे हैं, जिसमें लातादाद इजादात हुई। And some of it was built upon previous innovations by the Greeks and other civilizations. जिसमें से कुछ यूनानी और दूसरी तहजीबों की तहकीक पर हुई और कुछ नहीं, जिनमें उस वक्त के हर मुल्क, मजहब और तहजीब से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। Nations and religions and all types of peoples in the area at the time. So can we have a tour with you of this section? This part of the exhibition highlights a gentleman by the name of Zheng He, who is a Chinese Muslim. नुमाइश का ये हिस्सा जंग हू के नाम से मौसूम है, जो एक चीनी मुसलमान हुक्मरान था। वो चीन के बहरी जहाजों का मार्शल था, जिसमें इतने बड़े बहरी जहाज शामिल थे जितने कोलंबस ने इस्तेमाल किए थे। Massive sized ships, and they sailed all the way as far even as the east coast of Africa. इन जहाजों ने अफ्रीका के मशरकी साहिलों और कीनिया तक का सफर किया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब चीनियों ने महसूस किया कि वो और सफर नहीं करना चाहते और उन्होंने अपने बहरी जहाज तबाह कर दिए। Outward looking anymore, they wanted to just be a closed society, and so they basically said no more sailing. इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सवाए तारीख के, और चीनियों का ये बाब तारीख में गुम होकर रह गया। ये एक मौका है कि हम जंग हू के कारनामों को दुनिया के सामने ला सकें। So this is a great opportunity to bring that back and just to show the great innovations and navigation and things of that nature that Zheng He brought to the world. Okay, before we go further, इसी म्यूजियम के अंदर टाइटैनिक के वाक़े को 100 साल पूरे होने के ऊपर एक एग्जीबिशन मुनक़िद किया गया था। आइए आपको उस एग्जीबिशन में लिए चलते हैं। 18 फुट लंबा टाइटैनिक का ये मॉडल अपने पैमाने और तफसीलात के लिहाज से पूरी दुनिया में टाइटैनिक का सबसे ज्यादा एक्यूरेट मॉडल है। They got the blueprints from Harlan and Wolff. इस मॉडल के लिए नक्शे और ब्लूप्रिंट्स हमने हार्लन एंड वुल्फ से हासिल किए, जिसने टाइटैनिक बनाया था। इसमें लगी हुई हर तार बिल्कुल उन ब्लूप्रिंट्स के मुताबिक है। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे जदीद जहाज था। जब ये बनकर निकला तो अखबारों में आने वाले आर्टिकल्स और इसके अंदर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब टाइटैनिक बनी तो इसको अनसिंकेबल का नाम दिया गया और इसके बारे में कहा गया कि गॉड हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू सिंक हर। आज टाइटैनिक इस कदर गहराई में डूबी हुई है कि वहां जाके आर्टिफैक्ट्स निकालना भी एक बहुत बड़ा मसला है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी नुमाइश में आपको एक आर्टिफैक्ट नजर नहीं आएगा जो वाकई में असल टाइटैनिक से निकाला गया हो, क्योंकि इस पूरी नुमाइश में असल टाइटैनिक की कोई चीज नहीं थी। इस वजह से हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर मंगवाया गया। फिल्म में इस्तेमाल होने वाली ये टेबल भी बिल्कुल उसी डिजाइन पर बनाई गई है जैसे टाइटैनिक का असल फर्नीचर। We also work with 20th Century Fox, and they loaned इसके लिए हमें फिल्म टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी 20th Century Fox के साथ काम करना पड़ा। उन्होंने हमें टाइटैनिक फिल्म की बहुत सी चीजें दी। schedule of the exhibition pretty quickly. समंदर के नीचे पड़ी हुई टाइटैनिक का ये मॉडल
टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का है। 18 फुट का ये मॉडल कैमरन ने अपने लिए बनाया था। इस नुमाइश के लिए ये इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक को दिया है। नुमाइश के मुंतजिम रिच मैकवाल्टर्स बताते हैं कि टाइटैनिक तारीख का एक ऐसा मौजू और पॉपुलर कल्चर का एक ऐसा पहलू है कि 100 साल के बाद भी दुनिया भर की आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की ये सलाहियत रखता है। जरा सोचिए कि अगर आज के दौर में बोइंग कॉरपोरेशन दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाए और ये अपनी पहली तारीखी परवाज पर रवाना हो रहा हो, इसमें दुनिया की मशहूर तरीन और अमीर तरीन शख्सियात एक ही वक्त में सवार हों, और अगर इसमें इस नौइयत का कोई हादसा पेश आ जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। वो कहते हैं कि यही वजह है कि टाइटैनिक की कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी है जो टाइमलेस मास्टरपीस है, यानी आज से सैकड़ों साल बाद भी जब ये सुनाई जाएगी तो लोग इसकी तरफ इसी अंदाज में मुतवज्जो होंगे। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था वहां समंदर की गहराई 2 मील से भी ज्यादा थी। इसको तलाश करने वाली टीम में शामिल थे नेशनल ज्योग्राफिक के अंडर वाटर फोटोग्राफर एमरी क्रिस्टोफ। वो कहते हैं कि वो लम्हा भूल नहीं सकते जब उनको टाइटैनिक समंदर में गर्क मिला। It was found in the middle of the night, about 2:30 in the morning. यह हमें आधी रात को मिला। सुबह के 2:30 बज रहे थे और मेरी ड्यूटी 12 बजे खत्म हो गई थी। I guess I was off at 12. Ballard was in. डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड भी कैबिन में सो रहे थे। जो लोग बैठे स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे थे, उन्होंने एकदम लोगों को जहाज में दौड़ाना शुरू कर दिया ताकि सबको उनके कमरों में से निकाला जाए। थोड़ी देर में हम सब मॉनिटर्स के सामने खड़े थे। Very, very quickly we were downstairs and. टाइटैनिक के मिलने के चंद माह बाद 1986 में जुलाई की 12 तारीख को एमरी क्रिस्टोफ डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड के साथ दोबारा उसी जगह गए। इस बार इनके जहाज पर टाइटैनिक तक पहुंचने की छोटी आबदोजें भी मौजूद थीं। मैं चाहता था कि एक वक्त में 2 सबमरीन उतारी जाएं, एक तस्वीर लेने के लिए और दूसरी टाइटैनिक पर लाइट डालने के लिए। दूसरी आबदोज के सामने टाइटैनिक को देखकर लोगों को उसके साइज का भी अंदाजा होता। दुनिया में बहुत कम सबमरीन्स ऐसी थीं जो 2 मील से भी ज़्यादा गहरे समंदर में उतर सकती थीं। इन्हीं में से एक में ये बैठे हुए थे। इसके बाहर इन्होंने जदीद किस्म के कैमरे नस्ब किए हुए थे। तकरीबन 2.5 घंटे बाद इनकी नज़र टाइटैनिक पर पड़ी। आपको ये बताता चलूं कि ये एक बहुत हौलनाक हादसा था। जिस जगह हम उतर रहे थे वो बहुत से लोगों की कब्र थी। हम अपना काम एहतराम के साथ करना चाहते थे। टाइटैनिक पर से आबदोज गुजारने के बाद इनको अंदाजा हुआ कि टाइटैनिक का मलबा 3 मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ था। टाइटैनिक के 3 टुकड़े हो चुके थे। उसका सामने वाला हिस्सा तो बहुत अच्छी तरह से महफूज था। ये तो यूं मालूम होता था कि स्मिथसोनियन के अजायब घर में रखा हो। And about 600 meters away, you've got 600 मीटर दूर उसका मलबा पड़ा था, जिसमें उसके बड़े बड़े बॉयलर से लेकर छोटी छोटी प्यालियां भी बिखरी हुई थीं। that are down there in smallest teacups in it, and that's very, very close to the stern of the ship. Now, the stern of the ship. सबसे दूर उसका पिछला हिस्सा पड़ा था। अगर आपको टाइटैनिक फिल्म का वो मशहूर सीन याद हो तो ये वही जगह थी जहां डूबते वक्त लोग लटकने की कोशिश कर रहे थे। मगर इस जगह तो जहाज के इंजन और उसके प्रोपेलर के बड़े पंखे का भी वजन था। जब ये टूटा तो ये तमाम वजन लेकर समंदर की गहराइयों में बिल्कुल इस अंदाज में गया जैसे कि कोई तेज रफ्तार ट्रेन। फिर समंदर की तह से टकराने के बाद उसके परखचे उड़ गए और उसको पहचानना भी मुश्किल था। वो कहते हैं कि उन्होंने 50 घंटे ज़ेरे समंदर टाइटैनिक पर गुजारे, मगर उसमें से ज़्यादातर वक्त वो आबदोज की खिड़की की तरफ पुश्त करके बैठे रहे और छोटे 8 इंच के मॉनिटर में टाइटैनिक को देखते रहे। अपने 50 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट मैंने खिड़की से बाहर देखा ताकि ये कह सकूं कि मैंने टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखा है। आबदोज में नस्ब कैमरों से इन्होंने जो तस्वीरें उतारी उन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। How long does it take for the submarine to get from the surface to the wreck? About 2.5 hours, and 2.5 hours back. That's a long commute.
आपने देखा कि 100 साल गुजरने के बावजूद भी टाइटैनिक लोगों के जहनों से अभी नहीं उतरी है। इस म्यूजियम के अंदर से मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कुछ कमालात दुनिया के सामने पेश किए, मजीद भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस वक्त हम नेशनल ज्योग्राफिक म्यूजियम के उस सेक्शन के अंदर मौजूद हैं जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स दुनिया को दी, उस बारे में जानने की कोशिश करें। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर मौजूद हैं। सो मिस्टर रिचर्ड, अबाउट वट एवर हैपन ड्यूरिंग द फेज व्हेन द मेडिकल इन्वेंशंस वर गोइंग ऑन, हाउ मच पार्टिसिपेशन डिड द मुस्लिम साइंटिस्ट डिड इन दैट एरा? Well, there were some very significant inventions and innovations in the medical world. तिब के शोबे में तो चंद बहुत अहम इजादात थी, उनमें से चंद यहाँ रखी हुई हैं। ये वो सर्जिकल टूल्स हैं जो मुसलमान सर्जन इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज के दौर का सर्जन इस्तेमाल करता है। उन्हीं ने इन सर्जिकल टूल्स का तस्वुर दिया जो आज सारी दुनिया में आम हो चुके हैं। Medical science that has influenced the world right through to today. Okay, and there is one more section about the stars, and I have seen a few females inventing something new. So how much females participated in that era of the Muslim world? It was pretty broad based in terms of all types of peoples, cultures, races. इसी दौर में मुख्तलिफ सकाफतों और नस्लों के लोगों ने इन दरियाफ्तों में हिस्सा लिया और मुसलमान खवातीन भी साइंसी इजादात में आगे आईं। उस दौर का मुसलमान बहुत खुला जहन रखने वाला हुआ करता था। By a woman. So one woman in particular, her name was Al-Ijliya. सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी भी एक मुसलमान खातून ने शुरू की। एक खातून का नाम अल अजीलिया था और उन्होंने एस्ट्रोलेब्स बनाना सीख लिया था। बाकी दुनिया के हिसाब से एक औरत का ये सब कुछ करना एक बहुत नई बात हुआ करती थी, मगर उस दौर की नेविगेशन में एस्ट्रोलेब्स बहुत जरूरी हुआ करते थे। तो ये एक बहुत अहम किरदार था जो उन्होंने अदा किया। So it was a very significant contribution that she was making to science and industry. इस वक्त मैं एक ऐसे सेक्शन में मौजूद हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि नेचुरली एयर कंडीशन होम। सो ये मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। मिस्टर रिचर्ड, हाउ मेनी years ago did they invent the air conditioner? Well, this is not an air conditioner in the true sense of the word that we think of air conditioners today. ये वैसा एयर कंडीशनर नहीं है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को एक सुस्त रफ्तार ठंडक या हरारत पैदा करने का तरीका कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी इसी दौर में इजाद की गई। They just designed buildings such that it allowed for natural venting and cooling. बुनियादी तौर पर उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो कुदरती तौर पर हरारत या ठंडक को महफूज रखने की सलाहियत रखती थीं और जरूरत पड़ने पर गर्म हवा को बाहर निकाल देती थी। Architecture where there's a movement back to that sort of thing where आज भी ये तरीका ज़ेरे इस्तेमाल है और नई इमारतें भी तामीर ऐसे की जाती हैं कि कुदरती तरीकों से इमारतों को ठंडा रखा जा सके। something new. It was something that was innovated many years ago. एंड आई विल शेयर विद माई पाकिस्तानी ऑडियंस एज वेल दैट अगर आप पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों को देखें, पाकिस्तान के जो कदीम आबादियाँ हैं उनको देखें, तो आपको ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन इलियास इस पिक्चर्स को ज़रूर दिखाएं कि ये वो तमाम इस तरह की घरों की बनावट है जो आपको अमूमन लाहौर में और जो पुराने शहर हैं वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलती हैं। मुसलमान साइंटिस्ट ने ख़ास तौर पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि उस ज़माने में जब फ़ैन्स एसीज़ नहीं होते थे तो ऐसा घर का सिस्टम होना चाहिए कि ठंडी हवा जो है उसकी घर में आमद व रफ्त लगी रहे। अगले सेक्शन पर चलते हैं। इब्नुल हैशम एक बहुत ही मशहूर नाम है, लेकिन यहाँ के लोग इब्नुल हैशम के बारे में क्या जानते हैं हम इनसे पूछते हैं। सो मिस्टर रिचर्ड, व्हाट एक्चुअली इब्नुल हैशम डिड इन दैट एरा? Yeah, and it's actually a very interesting story because ये एक निहायत दिलचस्प कहानी है और चूंकि ये फोटोग्राफी से ताल्लुक रखती है इसलिए हमारे लिए यानी नेशनल ज्योग्राफिक के लिए अहम भी है। इब्नुल हैथम उस वक्त कैद में थे जब उन्होंने अपने कैद खाने की दीवार में एक सुराख देखा जिससे रोशनी आ रही थी और दीवार पर एक अक्स बन रहा था। projected on the wall. And at this period of time, people believed that we saw by sending light rays out of our eyes. उस वक्त तक ये समझा जाता था कि हम अपनी आंखों से रोशनी किसी भी चीज पर फेंकते हैं जिससे हमें वो चीजें नजर आती हैं, लेकिन इब्नुल हैथम ने कहा कि हकीकत में रोशनी चीजों से टकराकर हमारी आंखों से टकराती है जिससे हमारी आंखों में इस चीज की शक्ल बनती है। He made a little box to prove it. उन्होंने इसे कैमरा ऑब्सक्यूरा का नाम दिया और उसे साबित करने के लिए एक बॉक्स बनाया। आज के जदीद कैमरों के लिए वो एक मॉडल साबित हुआ। You know, if that innovation hadn't been made, who knows where we would be today. तो आपने देखा कि सिर्फ इब्नुल हैशम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का रुख और ख़ास तौर पर जो रिसर्च थी उसका रुख तब्दील किया और एक नई जहद दुनिया को दी। यहाँ से आपको मज़ीद भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
मेरा पूरा नाम अब्दुल कयूम है और मैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के एक मुज़ाफ़ाती इलाके का रहायशी हूँ। चंद निजी वजूहात की वजह से तालीम हासिल करने किसी बड़े और मारूफ तालीमी इदारे में तो नहीं जा सका और फासलाती निज़ाम तालीम पर इक्तफ़ा करना पड़ा। घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ साथ तालीम के असूल की जदोजहद जारी रखी और एक दिन वो स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो गया जो मुझ समेत कई पाकिस्तानी तलबा का ख्वाब होता है। अमेरिका हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तलबा के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन और मुख्तलिफ तालीमी सतह पर स्कॉलरशिप्स का ऐलान करता है और मुतल्लिका ममालिक में मौजूद US ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स के दफातर खालिस्तान मेरिट पर तलबा का इंतखाब करते हैं। इन तलबा को अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मियारी तालीमी इदारों में भेजा जाता है जहाँ वो न सिर्फ तालीम हासिल करते हैं बल्कि अमेरिका समेत कई ममालिक के तलबा से भी मिलते हैं। मैं इसी तरह की एक स्कॉलरशिप पर कुछ अरसे से अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के नॉर्दर्न वर्जीनिया कॉलेज में सहाफ़त की तालीम हासिल कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक मनफरद तजर्बा है कि मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया कॉलेज और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ न सिर्फ जदीद सहाफ़त को अमली तौर पर सीख रहा हूँ बल्कि अपने अमेरिका में तजर्बात को पाकिस्तान के नौजवानों से शेयर भी कर रहा हूँ। आप मेरे सिलसिलावार मज़मून अब्दुल का अमेरिका को हर पीर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और अपनी राय फेसबुक के ख़ुसूसी सफ़ा या ईमेल पर दे सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन छोटे तजर्बात को आपसे पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करूं, जिन्हें आमतौर पर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन वो इंतहाई आम होते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से मुसलमानों ने अपने दौर में बहुत कुछ डेवलप किया, बल्कि कई सौ साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई और उसे हम्माम कहा जाता था। तो हम्माम से लेकर स्पा ट्रीटमेंट तक का सफर किस तरह से तय किया गया, आइए जानते हैं। दूध की मलाई से जल्द साफ करना, चेहरे पर शहद लगाना, हाथों पर सब्जियों का गूदा मलना, ये सब घरेलू टोटके तो आपने पढ़े भी होंगे और शायद ट्राई भी किए हों। लेकिन अब इनका जमाना गया। अब जल्द को तरोताजा रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है इंसानी जिस्म में बनने वाला प्लेसेंटा, सांप का जहर, नन्ही मुन्नी मछलियाँ और बहुत कुछ। ये है सोनिया डाकार जो कहती हैं कि सांप के जहर का फेशियल इन्हीं का आइडिया था। Injectable can do certain area, but they cannot go all over your face. The snake venom go all over your face. लेकिन डरिए नहीं, ये असली जहर नहीं बल्कि उसकी खसूसियात से भरा मसनूई जहर है, यानी इसका डसा पानी मांग सकता है। सोनिया के मुताबिक ये फेशियल चेहरे के कुछ मसल्स को पैरालाइज कर देता है जिससे झुर्रियाँ पड़ने का अमल हो जाता है थोड़ा सुस्त। ये क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर डाली जाती है रेड लाइट और फिर उसे दी जाती है ऑक्सीजन। नतीजा आप खुद ही देखिए। अगर सांप का जहर इस्तेमाल करने वाला जिगर आपके पास नहीं तो फिर ट्राई कीजिए वो फेशियल जिसमें है खूबियां इंसानी प्लेसेंटा की। प्रोटीन से भरा वो मादा जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के जिस्म से खारिज होता है। इस फेशियल की कीमत है कम से कम $500, लेकिन हॉलीवुड के कौन से सितारे ये फेशियल करवा रहे हैं ये भी एक राज ही है। इन दोनों फेशियल्स का सोचकर अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो फिर सोचिए चॉकलेट के बारे में, लेकिन उसे खाने के नहीं बल्कि अपनी जल्द पर लगाने के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये प्रोडक्ट सुनने में जितनी मजेदार हैं, उतना ही मजा आता है इन्हें इस्तेमाल करने में भी। लेकिन ब्यूटिशियन आपको ये शायद खाने ना दे। वैसे खाने की चीज तो मछलियाँ भी हैं, लेकिन अब उन्हीं से करवाया जा रहा है पेडिक्योर भी। नन्ही मुन्नी मछलियों से भरे इस टब में अपने पाँव डालिए और देखिए कि कैसे उनका गौल मजे ले लेकर खाता है आपके पाँव की खुश्क और बेजान जिल्द। It is very smooth. You can tell the difference from a regular pedicure. अच्छी बात यह है कि हमारी जल्द खाने वाली ये मछलियाँ साइज में हमसे काफी छोटी हैं, वरना मछलियाँ तो ये भी हैं। वैसे फेशियल्स और पेडिक्योर से दिल ना भरे तो चलिए फुल बॉडी ट्रीटमेंट के लिए आइस बाथ में। इसे पेश करने वालों का कहना है कि बर्फ से भरे चेंबर में सिर्फ 3 मिनट खड़े होने से ही आपके पूरे जिस्म की जल्द दोबारा तरोताजा हो जाएगी। I feel amazing after the treatment. I have a lot of energy. इन रिजल्ट्स के लिए अपने फ्रिज में बिल्कुल मत घुसिएगा। आइस बाथ का दर्जा हरारत है -170 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपके फ्रिज से कई गुना ज्यादा ठंडा है। नेचुरल ब्यूटी दिखाई देने के लिए अब बहुत से नए नेचुरल तरीके मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन इन्हें ट्राई करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो आपको खुद ही पैदा करनी होगी।
अब हम अल जज़ारी के एलिफेंट क्लॉक सेक्शन में मौजूद हैं और ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि वक्त को नापने का जो पैमाना था वो उन्होंने हाथियों और ड्रैगन्स की मदद से बनाया था. सो मिस्टर रिचर्ड, हाउ ही सिलेक्टेड द ड्रैगन्स टू हैव इन हिज क्लॉक एंड हाउ इट वर्क्स बेसिकली? That's a good question. I really don't know the answer to that, but I can speculate. ये एक ज़बरदस्त सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं जानता. मेरा ख्याल है कि अल जज़ारी एक बहुत आला इंजीनियर था. उसकी इजादात में से एक क्रैंक शैफ्ट भी थी जो दायरे में पैदा होने वाली हरकत को आगे पीछे होने वाली हरकत में बदलती थी. It's key to every automobile that drives today. So a very, very important innovation. इसके अलावा जिन चीज़ों में उसने वक्त लगाया उनमें से एक एलिफेंट क्लॉक भी है. मगर वो इंजीनियर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी था. वो अपनी इस इजाद से लोगों को हैरान करना चाहता था. इसी वजह से उसने टाइम पीस में ड्रैगन्स को इस्तेमाल किया है. ये बॉल को ऊपर से नीचे लाती है. हर आधे घंटे के बाद इससे वो वक्त बताते थे. And this is a timepiece basically. And he used the dragons. The dragons was a device to help move a ball. इसी वजह से उसने इस टाइम पीस में ड्रैगन्स को इस्तेमाल किया है. ये बॉल को ऊपर से नीचे लाती है. हर आधे घंटे के बाद वो इसी से वक्त बताते थे. ये पूरी मशीन पानी से चलती है और अपने दौर के हिसाब से एक बहुत जदीद और अनोखी इजाद है. A very early timepiece in those days, so it's quite a marvel. And a little strange also. Okay, so in this section, whatever I have seen is different Muslim scientists who have invented different things in that era when people thought that nothing is going on. How much benefit or how much knowledge the people here are getting from this exhibition now? Well, we haven't done a summative, we refer to as a summative evaluation. हमने अभी तक तो लोगों से ये नहीं पूछा कि वो उससे कैसे जानते थे और उन्हें इस नुमाइश में क्या नई चीज मालूम हुई है. मगर जब मैं यहाँ खड़े होकर लोगों को अपने बच्चों के साथ इस नुमाइश में दिलचस्पी लेते हुए देखता हूँ. Families interact with the exhibition, and that, for us that's a big key when you see the parents with their children. तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है. यानी बज़ाहिर लोग इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं. ये हमारे ख्याल में एक अहम टॉपिक है जिसे लोगों के सामने लाना जरूरी था. I said it earlier in our conversation. It's a very important topic that we felt needed to be brought to our public, and I think it's having a strong impact. Okay, thank you, Mr. Richard. Thank you so much for your time. नेशनल ज्योग्राफिक म्यूजियम के सेक्शन के अंदर जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान साइंटिस्ट की इन्वेंशंस रखी गई थी, शायद ये वो मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सदियाँ गुजरने के बावजूद भी अपनी इन्वेंशंस को लोगों के जहनों से ओझल नहीं होने दिया. लेकिन शायद हम जैसे बहुत से मुसलमान उनकी इन तमाम कारकर्दगियों को, इन आउटस्टैंडिंग इन्वेंशंस को भुला चुके हैं, लेकिन ये लोग नहीं भूले हैं. हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और उन तमाम एसेंस को जो कि हमारे पिछले माजी का है उसे हमेशा आगे से आगे पहुँचाना चाहिए, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाना चाहिए. अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए सनहक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.